और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, धर्मांतरण के गेम का मास्टरमाइंड बद्दो की ट्रांजिट रिमांड हुई है और मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो अलीबाग से गिरफ्तार हुआ है। थाने कोर्ट ने 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी है और सड़क के रास्ते बद्दो को गाजियाबाद लाया जाएगा। इससे पहले बद्दो लगातार लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था और पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनल को भी चिन्हित किया गया है। केस दर्ज होने के बाद 31 मई से ही फरार था बद्दो, अलीबाग के एक लॉज में छिपा हुआ था। तो पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनलों को भी चिन्हित किया गया है और केस दर्ज होने के बाद 31 मई से ही बद्दो फरार चल रहा था। अलीबाग के एक लॉज में छिपा हुआ था शाहनवाज उर्फ बद्दो और पुलिस से बचने के लिए सिर्फ कैश पेमेंट कर रहा था। तो ठाणे जिले के मुमरा का रहने वाला है शाहनवाज उर्फ बद्दो और शाहनवाज 12वीं, ये सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन तकनीकी रूप से काफी जानकार है। ये पुलिस के मुताबिक कई बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। ये धर्मांतरण के अलावा विदेश यात्रा का भी ये बच्चों को लालच दे रहा था और करीब 400 बच्चों का गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने की साजिश थी। तो पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहमान को इस मामले में गिरफ्तार पहले ही कर लिया था और अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर की एक मस्जिद में मौलवी है। शाहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और शाहनवाज बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, ये बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। 23 साल के शाहनवाज पे यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस दर्ज हुआ है और गाजियाबाद में केस दर्ज होते ही शाहनवाज अपने 2 भाइयों और मां के साथ सोलापुर छोड़कर कहीं और चला गया था। सोलापुर पहुंचने के बाद शाहनवाज और उसका एक भाई दूसरी जगह चला गया। तो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया, सवाल न्यूज़ वन इंडिया का ये। और गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं, यह भी बड़ा सवाल है। बच्चों को अपने जाल में कैसे ये लोग फंसाते थे, न्यूज़ वन इंडिया के 10 सवाल। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया और गिरोह के तार कहां कहां फैले हैं, यह भी अहम सवाल है। नाबालिगों के धर्मांतरण का आखिर मकसद क्या था, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल था और धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी। यादराम भारती इस पे ज्यादा जानकारी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता देंगे। यादराम भारती, अब ये पकड़ा गया है, रिमांड मंजूर हो गया है, यूपी लाया जा रहा है। यूपी लाके पुलिस की कोशिश होगी कि कई सवाल अभी हैं जिनके जवाब आना बाकी है। न्यूज़ वन इंडिया भी लगातार इन सवालों को उठा रहा है। देखिए राजेश, बहुत सवालों की पुलिस के पास जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात की एक बड़ी चीज सामने है जिसमें कहा गया कि 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण अब तक कराया जा चुका है। वो कौन से 400 लोग हैं, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो या फिर मुंबई हो, इन सभी जगहों पर पुलिस को केस स्टडी मिली जहां पर धर्मांतरण कराया गया। और देश के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर धर्मांतरण हो चुका है। उसके अलावा जो इंतजामिया कमेटी है उसका जो सदस्य है अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये वही मस्जिद है जहां पर वो किशोर बच्चा नमाज के लिए जाया करता था। उन सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी, वो उसके कनेक्शन में कैसे आए, किस तरह से पूरा प्लान करके काम करते थे। इसके अलावा एक और खास चीज राजेश सामने आई जिसमें कहा गया कि गेमिंग ऐप और एस्कॉर्ट चैटिंग ऐप, ये 2 जो ऐप थी, इनके जरिए जो है धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, उनको ऐसी सामग्रियां भेजते थे जो कि जिससे उनका एक ब्रेन वॉश हो और वो जो धर्मांतरण है वो आसान हो सके। लेकिन गेमिंग ऐप और चैटिंग ऐप के जरिए भी कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसी तरीके थे, पुलिस ने खुलासा किया कि जिनके जरिए धर्मांतरण कराया जाता था। तो ऐसी कौन कौन से और प्रक्रिया है या ऐसी कौन सी चीज है जिसके बलबूते पर धर्मांतरण कराया जाता था। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक अकेला व्यक्ति या कुछ व्यक्ति इस पूरे गैंग को नहीं चला सकते। तो ऐसे में पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस गैंग के पीछे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है और धर्मांतरण के एक या सिर्फ एक
आखिरी चीज नहीं है, आखिरी स्टेप नहीं है। ये पहला स्टेप तो हो सकता है धर्मांतरण, लेकिन ये आखिरी नहीं है। लेकिन जो मकसद है, असल मकसद धर्मांतरण के बाद वो क्या है, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है। क्या किसी प्रकार का इनका जो कनेक्शन है वो विदेशी जो देश है उनसे जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, या फिर जो अपने ही देश में क्या कोई ऐसे नकाबपोश लोग हैं जो कि इसकी मदद कर रहे थे। तो वही सब चीजें सामने आनी बाकी है। और जो पुलिस है वो अपनी तैयारी करके बैठी है। 15 जून तक बद्दो का जो ट्रांजिट रिमांड है वो कोर्ट ने दिया है, मुंबई कोर्ट ने, और 15 तारीख को गाजियाबाद के कोर्ट में इनको पेश करना होगा। लेकिन अब पुलिस का कहना यह है कि बाय रोड या फिर हवाई मार्ग के जरिए बद्दो को गाजियाबाद लाया जा सकता है। इसके अलावा यादराम, चूंकि सवाल एक ये भी है कि इनके निशाने पे नाबालिग ज्यादा रहते थे, क्या इसकी वजह यह है कि उनका ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता था, उनको लालच देके उनको इस जाल में फंसाया जा सकता था? और क्या ये भी अब बड़ी कोशिश होगी ये जानने की कि अब तक ये इस तरह के कितने बच्चों को अपने इस टैप में फंसा चुके हैं, इस जाल में फंसा चुके हैं? देखिए राजेश, किशोर अवस्था जो होती है वो बड़ी नाजुक अवस्था होती है, और उनका जो मन और जो दिमाग है वो बेहद कोमल होता है। और उस समय ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप उसके अंदर जिस भी चीज को डालना चाहेंगे वो बहुत आसानी से चली जाएगी, और जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा बच्चों में देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस गैंग ने इस बात को समझा और ये माना कि भाई जो गेम है वो बच्चों की पहली पसंद होता है, और एक एडिक्शन होता है बच्चों को गेम जीतने का। और उसी गेम को जीतने के लिए जो गैंग है उसने इस बात का फायदा उठाया, और गेम जीतने का लालच देने के बाद जो गैंग के सदस्य हैं, जो कि हिंदू नाम से आईडी बना के रखते हैं, वो एक खास तरह की जो आयतें हैं उसको पढ़ने के लिए इस पूरे गैंग बच्चों को देता है। और आयत पढ़ने के बाद ये दावा करता है कि इसको पढ़ने के बाद आप वो गेम जीत जाएंगे। और धीरे धीरे ये पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है, जहां पर नंबरों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद जो स्पॉट चैटिंग ऐप है उसके अंदर बच्चों से बातचीत की जाती है। एक ऐसी जो जाकिर नाइक है उसकी वीडियो भेजी जाती है, और तमाम ऐसी चीजें उस चैटिंग ऐप पर भेजी जाती है जिससे कि बच्चों को जो भड़काऊ सामग्री है वो दिखाई जा सके, और उनका जो ब्रेन वॉश है वो किया जा सके। एक घटना इस पूरे किस्से के दौरान ये देखने को मिली कि बच्चों का जो दिमाग है वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि जब वो बच्चा जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने जाता था, तो जब उनके माँ बाप ने इसका विरोध किया और उनको उसकी जो हरकतें हैं कुछ एबनॉर्मल लगी, तो उन्होंने उसको टोका। और टोकने का ये असर रहा है राजेश की जो बच्चा है उसने पुलिस के शिकायत की 112 पर, और अपने माँ बाप के खिलाफ ये शिकायत की कि वो उसे परेशान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ब्रेन वॉश किया होगा। माँ बाप खिलाफ खड़ा हो गया, और ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो कि इस चपेट में है, लेकिन जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। जी क्या ये भी पता चला है कि गाजियाबाद के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने बैठक बुलाई है, इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास यादराम? देखिए, लगातार पहले दिन से ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर संजीदा हैं और गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और उसी गंभीरता का नतीजा है कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी, जो कि इंतजामिया कमेटी का सदस्य है, और यहाँ पर उसने कुछ ही दिन पहले जब उसको भाप लगी कि जो पुलिस है उसके पीछे है, तो उसने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पुलिस की रडार पर वो सभी सदस्य हैं जो इंतजामिया कमेटी से जुड़े हुए हैं, और पुलिस अब इस बात को लेकर आला अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं कि जो बद्दो है उसका जो नेटवर्क है वो जानने के सबसे पहले प्रयास वो कर रही है। और एक टीम वर्क जो है इस पूरे मामले में देखने को मिला है, और बद्दो किस प्रकार की जानकारी देता है और उस प्रकार की जानकारी को वेरीफाई करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार मीटिंगें कर रही है। जी, तो यादराम, ऐसे में अब कोशिश ये होगी सबसे पहले कि इसके, चूंकि अब तक तो ये गिरफ्त में नहीं आ रहा था, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, अब ये पकड़ में आ चुका है। अब यूपी पुलिस की कोशिश होगी कि इससे वो सारे राज उगलवाना जिसके जरिए ये काम कर रहा था, कौन फंडिंग कर रहा है, कहां तक इसके रैकेट के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जाए। बिल्कुल राजेश, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस लगातार इस मामले में काफी समय से एक्टिव है और लगातार
मुंबई में भी जो गाजियाबाद की पुलिस है, टीमें बनाकर वहां पर रही। हालांकि जो बद्दो के परिजन थे वो लगातार उनको बहकाते रहे और एक झांसा देते रहे कि जल्दी ही बद्दो जो सरेंडर है वो कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जो पुलिस है उसको सफलता मिली और मुंबई पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसमें पुलिस ने आखिरकार बद्दो को पकड़ लिया। लेकिन जहां तक सूत्रों का दावा है और जहां तक हमें भी लगता है कि बद्दो एक आखिरी शख्स नहीं है जिसके बाद ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा, जबकि बल्कि बद्दो के पकड़े जाने के बाद असल कहानी यहाँ से शुरू होगी और ऐसे कई बेनकाब चेहरे होंगे जो कि अब तक नकाबपोश थे और लगातार जो इस प्रकार की फंडिंग भी कर रहे थे और एक तरीके से देखा जाए तो उसको बढ़ावा भी दे रहे थे। और चूंकि गाजियाबाद का जो किशोर है जो इस गैंग में के चक्कर में फंसा, बद्दो और जो अब्दुल रहमान है उसकी चैट में इस बात का भी एक खुलासा होता है कि जो किशोर है वो इस पूरे एरिया का जो चार्ज है वो उसको देना चाह रहे थे, एक लीडर बनाना चाह रहे थे और उसको इस बात के लिए अप्रोच कर रहे थे कि आपके टच में और भी जो बच्चे हैं, जो और भी किशोर हैं, उनको हमारे पास लाइए। और एक बड़ा जो नेटवर्क है वो इसके पीछे काम कर रहा है और उनकी मंशा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, सिर्फ यूपी नहीं, एनसीआर नहीं, बल्कि देश के तमाम जो हिस्से हैं, तमाम जो भिन्न भिन्न जगह हैं, वहां पर इस तरह का जो धर्मांतरण है वो एक कार्यक्रम चला जाए बड़े पैमाने पर। लेकिन सवाल यही है राजेश कि धर्मांतरण के बाद आखिर इन लोगों का जो मकसद है वो क्या था? क्या ये लोग एज ए स्लीपर सेल काम कर रहे थे? क्या इनका मकसद था? किस तरह से आगे की प्लानिंग कर रहे थे? ठीक है, आप यादराम मेरे साथ बने रहिए। अफजल भी महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफजल, कैसे ये पुलिस के शिकंजे में आया? चूंकि लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लोकेशन बदल रहा था, पकड़ लिया गया, यूपी पुलिस के हवाले किया गया। अफजल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, सवाल सुना आपने? जी एक बार दोहराइए। हाँ, सवाल ये कि अब चूंकि ये लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, अपने ठिकाने बदल रहा था और उसके बाद अब पुलिस ने इसे शिकंजे में लिया, यूपी लाया जा रहा है, कैसे वहां पे रह रहा था, कैसी किस तरह की गतिविधियां थी, कैसे लोकेशन बदल रहा था, कैसे काबू में आया? जी, जैसे ही पुलिस ने फोटो जारी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि आरोपी शाहनवाज भद्दे जिसे कहा जाता है वो फरार है, तो उसके बाद पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और उसी के बाद वर्ली इलाके में वो छुपा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने जब वर्ली जाकर के तलाशी ली तो मालूम पड़ा कि ये जो आरोपी है ये अलीबाग के कॉटेज में रह रहा है और इसी के बाद अलीबाग तुरंत पुलिस ने अपना टीम लेकर के जाकर के जब छापेमारी की तो इस छापेमारी में ये जो आरोपी है ये अपने भाई के साथ जिस कॉटेज में ठहरा हुआ था रात करीब 11 बजे इसे दबोचा गया और उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन लाया गया। अब फिलहाल मुमरा पुलिस स्टेशन लाने के बाद कोर्ट में 14 दिन तक की ट्रांजिट रिमांड ली गई है और इस ट्रांजिट रिमांड में अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ये भी इस पर जानकारी आ रही है कि जो भी कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही जो आसान रास्ता है उस रास्ते से गाजियाबाद ले जाया जाएगा। अब ये देखना है कि गाजियाबाद में किस तरीके का जो है आगे की कानूनी कार्रवाई होती है और किस तरीके का पूछताछ इसमें किया जाता है। वहां किस तरीके से चकमा पुलिस को बार बार दे रहा था, कैसे ये लोकेशन बदलता था, पुलिस इसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी, इस तक पहुंच नहीं पा रही थी? जी, ये अपने अलग अलग सिम कार्ड के जरिए दोस्तों के माध्यम से जो है कांटेक्ट में रहता था और उसके बाद जब पुलिस ने इसके पास से तलाशी ली तो इसके पास एक आईपैड फोन जब्त हुआ है, इसके पास एक कंप्यूटर फोन जब्त हुआ है, इसका जो OnePlus का फोन था वो जब्त हुआ है। यानी अलग अलग सिम कार्ड के जरिए ये अपने परिवार वालों के संपर्क में था और इसी के बाद ये आखिरकार इसी फोन सिम लेने के बाद ट्रैप में आया और ट्रैप में आने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ठीक है यादराम, ये बेहद शातिर किस्म का ये शख्स है जो लगातार पुलिस को भी चकमा दे रहा था, नाबालिगों को टारगेट कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग के जरिए। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन तकनीक के मामले में काफी एक्टिव लगता है। जी, क्योंकि इसने 2021 से ही मंसूबा बना रखा था। ये यादराम से ठीक है, यादराम से मेरा सवाल था, मैं आपके पास आता हूं। यादराम, ये बेहद शातिर किस्म का एक शख्स है जो लगातार पुलिस को भी चकमा देता रहा, युवाओं को तकनीक के मामले में काफी ये एक्टिव लगता है और उसी का इस्तेमाल करके ये गलत इस्तेमाल कर रहा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और जिस तरह का जो चैटिंग है वो जो बंदों के सामने आई थी उसके बाद से लगातार इस बात को ये मान सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी इसका हाथ जो है वो अच्छा था। क्योंकि
गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण भी किया जा सकता है और चैटिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये बात अभी तक शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। तो अपने आप में एक यूनिक मामला है और अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अजीबोगरीब शुरू में सुनने में लगा कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण हो सकता है, लेकिन कई गेम ऐसे हैं अभी भी। ये अमेरिकन ऐप है जिसका जो गेम है, पुलिस ने इसके बाद इसको भी लगातार नोटिस भेजे हैं, इसका पूछताछ जो है जवाब मांगा जा रहा है और आखिर किस तरीके से ये गेमिंग ऐप काम करता है, कैसे सदस्य जुड़ते हैं और एक दूसरे से इसके अंदर टच में कैसे आते हैं। तो ये मामला टेक्नोलॉजी का है और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया वो बेहद चौंकाने वाला भी है और खतरनाक भी है, क्योंकि दोनों ही तरीके से जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मोबाइल अपने पास रखते हैं। और सबसे खास बात राजेश की, आप बच्चों को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। आज के समय में मोबाइल जब इस समय बहुत जरूरी हो गया है, तो ऐसे में वो जो माँ बाप हैं उनके लिए भी एक बहुत शॉकिंग न्यूज ये रही कि आखिर बच्चा आपके मोबाइल में क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। तो माँ बाप के लिए भी एक सावधानी वाला विषय है और बाकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से बच्चे आजकल एडिक्शन उनको बहुत ज्यादा है मोबाइल का, तो उसको लेकर माँ बाप को भी सावधान रहने। ठीक है अफजल, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से इसके बारे में बताया गया, क्या ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई और कैसे ये यहाँ पे लगातार चकमा दे रहा था? जो विवरण था इसमें अभी तक गाजियाबाद पुलिस ने ऑफिशियली कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं किया है, लेकिन अब तक की जो स्थानीय पुलिस से जानकारी मिल रही थी वो ये थी कि गाजियाबाद पुलिस जहां जहां भी छापेमारी कर रही थी उसमें पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा था। यानी मुंबई और ठाणे से जिस भी क्षेत्र पर ये छुपा हुआ था वहां से मदद मिल रही थी और ठाणे और मुंबई पुलिस के माध्यम से ही इसे गिरफ्तार किया गया है। और गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामला को लेकर अभी ये कहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई, ये जो ट्रांजिट रिमांड मिली है उसके बाद ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक आरोपी को गाजियाबाद नहीं ले जाया गया है और गाजियाबाद ले जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये आरोपी आखिर किस मंसूबे से ये सब चीजें कर रहा था और आखिर इसका क्या उद्देश्य था। कुछ और लोग थे जो इसकी मदद वहां पे कर रहे थे? अभी तक फिलहाल ये स्पष्ट सामने नहीं आ पाया है कि और कितने लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अब तक की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी अब्दुल रहमान उर्फ नन्हे की, इसी के संपर्क में ये शाहनवाज था और शाहनवाज के आखिर गिरफ्तार होने के बाद ही पूछताछ में ही मालूम पड़ेगा कि इसके अलावा और कितने इसके साथी थे और ये किन किन लोगों के कांटेक्ट में था। लेकिन क्या इसकी कोशिश यही रहती थी कि नाबालिग बच्चों को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि उनको लालच देकर उनको गुमराह करना, उनका ब्रेन वॉश करना आसान होता है एक समझदार व्यक्ति के मुकाबले? अगर एक नाबालिग को आप देखें तो वो उम्र ऐसी होती है कि इंसान भटकता जल्दी है। जी, इसमें शुरुआत में ही इसने अब जब से 2021 से गेमिंग खेलना चालू किया था, जब से ही यह अलग अलग विभिन्न तरीके की आईडी बना करके लोगों को आकर्षित करता था। यानी नाबालिग जो छोटे उम्र के बच्चे होते थे उन्हें आकर्षित कर ये कहता था कि आप ये कलमा और ये जो आयत है अगर पढ़ोगे तो इसके बाद आप गेम में जीत जाओगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और इसी जाल साजिश के तहत वो उसे जिता भी देता था, जिससे जो पीड़ित है उन लोगों का भरोसा और भी ज्यादा हो जाता था। और इसी भरोसे जीतने के बाद ये मौलानाओं के वीडियो दिखाया करता था और नमाज पढ़ने को कहता था, जिसके बाद ये जो पूरा मामला था ये सामने आया है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि और कितने लोगों का इसने ऐसे ही धर्मांतरण किया है। फिलहाल जो पीड़ित के अनुसार जितना भी स्टेटमेंट आया हुआ है इसके आधार पर यही है कि ये बच्चों लोगों को पहले से ही 2021 से ही फंसाकर अपने बातों में और अपने गेम के अंदाज से आकर्षित करता था और उन्हें धर्मांतरण करने का दबाव बनाता था। ठीक है यादराम, अब एक सवाल ये भी अहम है कि धर्मांतरण अगर ये इस तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए कर रहे थे तो धर्मांतरण के बाद आगे का प्लान क्या था, ये भी सवाल अहम है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि धर्मांतरण के बाद आखिर प्लान क्या है। इन लोगों का प्लान इस बात को लेकर भी बहुत कुछ मैटर करता है कि धर्मांतरण करके ये लोग एक गैंग बनाना चाह रहे थे और उस गैंग के बाद ये क्या कि ऐसी साजिश रचना चाहते थे जिससे कि एक देश को बड़ा नुकसान पहुंच सके, या फिर ये अपने स्लीपर सेल जो है वो तैयार कर रहे थे या फिर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। तो धर्मांतरण के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो कि लोकल स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे काफी चीजें ऐसी देखी जा सकती हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो
बम विस्फोट भी हो सकता है या किसी भी प्रकार से कोई गुप्त जानकारी है भारत की जो आगे पहुंचाई जा सकती है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो सूत्रों का का कहना है कि कुछ जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं आजकल जिस तरह से जो अवेयरनेस है उसको लेकर कई ऐसी जगह हैं जहां पर वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के युवा हैं, वो ऐसी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसी जगह की जानकारी जुटाने में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि धर्मांतरण के बाद एक गुट बनाना और उस गुट में इन लोगों को शामिल करना और जो भी लोग इस गुट में शामिल हैं उनसे तरह तरह के काम लेना, चाहे वो लोकल स्तर पे हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे, और अपने अपने स्तर की जो जानकारी जुटाकर जो उनके आका हैं, चाहे वो विदेश में बैठे हैं या देश में बैठे हैं, उन सभी तक ये जानकारी पहुंचाना और ये बताना कि आखिर किस तरह से जो चीजें नुकसान पहुंचाई जाती है। क्योंकि राजेश मैं बता दूं कि जब जब भारत में कुछ विरोधी ताकतें सक्रिय हुई हैं या विस्फोट हुआ है तो कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर पर जो स्लीपर सेल हैं उनके नाम भी अक्सर आते रहते हैं। और गाजियाबाद में तो एटीएस की कार्रवाई भी लगातार कई बार ऐसी हुई है जिसमें कि लोग उठाए भी गए हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक मकसद इस तरह का भी हो सकता है। बाकी आखिर असल मकसद क्या था और क्या क्या ऐसी साजिशें हैं जो बद्दो ही बता पाएगा और उसके आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। और ये भी अहम होगा, ये भी जानना यादराम भारती के फंडिंग कहाँ से हो रही थी, ये एक बड़ा अहम कड़ी है इस पूरे मामले की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मामला सिर्फ इस तक ही सीमित था, बद्दो तक बड़ा अगर रैकेट था, गिरोह है, तो फंडिंग कहाँ हो रही थी, पाकिस्तानी कनेक्शन या विदेशी कनेक्शन भी इसमें अहम रोल कहीं ना कहीं उसका हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी जो कि सेक्टर 23 की एक मस्जिद में रहता था और इंतजामिया कमेटी का सदस्य था। इस मस्जिद की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक छोटे से गेट पर आमतौर पे जो 2 सीसीटीवी काफी होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, लेकिन इस मस्जिद के छोटे से गेट में 4-4 सीसीटीवी लगे हुए थे। तो ये 4-4 सीसीटीवी आखिर किस मकसद से लगाए गए थे? क्योंकि अगर सामान्यतः अगर देखरेख की बात होती है तो 2 जो कैमरे हैं वो काफी थे, लेकिन यहाँ पर 4 कैमरे लगे हुए थे। तो आखिर ऐसा क्या था जो वो छुपाना चाह रहे थे और आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसको लेकर के वो सीसीटीवी के जरिए पहले से अलर्ट होना चाहते थे? जो ये मस्जिद है, अगर कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले अगर इसकी हालत देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये मस्जिद जहां पर वो किशोर नमाज पढ़ने के लिए जाता था, वो मस्जिद आज की डेट में गाजियाबाद की सबसे आलीशान जो मस्जिद है उनमें गिनी जाती है। तो आखिर वो पैसा कहाँ से आया उस मस्जिद में लगाने के लिए? बताया जाता है कि वहां पर काफी अच्छे से काम कराया गया है। तो ये सब फंडिंग कहाँ से हो रही है, देश में हो रही है या विदेश से हो रही है? तमाम जो आईबी है, एटीएस है या रॉ है, वो तमाम इन चीजों जो खुफिया एजेंसी इस बात को लेकर तस्दीक करने में जुटी है कि आखिर जो फंडिंग है वो पाकिस्तान से हो रही है या कोई अन्य देश की है। ठीक है, जहाँ से ये पूरा का पूरा बिल्कुल अभी ऐसे सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है। बहुत शुक्रिया यादराम आपका भी और अफजल आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल यही कि नाबालिगों के धर्मांतरण का आखिर मकसद क्या था, पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया के शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल था। सवाल ये भी अहम है, सवाल ये कि फंडिंग कहां से हो रही थी, धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी और फंडिंग के पीछे कौन और कहां के लोग हैं जो इस काम को अंजाम दिलवा रहे थे। तो धर्मांतरण के बाद आगे का प्लान क्या था, सवाल ये भी न्यूज़ 1 इंडिया का। तो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया?